सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के रास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, जो तुम खुद को बदल सको तो चलो। हेलो एंड नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आइए करते हैं इस सेशन का शुभारंभ। तो आप सभी को पता है कि इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल टेस्ट के सिलेबस के बारे में। जनरल टेस्ट में बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स और आपका जीके या जीएस जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जनरल मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो आई होप कि आप सभी लोग प्रिपेयर होंगे 2025 का आपका एग्ज़ाम जो है सीयूईटी का उसके लिए, और आज उसी के लिए हम लोग पहला क्लास लेकर आए हैं। सबसे पहले हमको जानना होगा कि हमारा सिलेबस कैसा है ना। पहले किसी भी युद्ध की तैयारी से पहले समझना होता है कि युद्ध में क्या क्या हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बस आपके सीयूईटी की जर्नी की स्टार्टिंग यहीं से होगी कि सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को समझें, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को समझें कि क्या क्या हमें पढ़ना है और कैसे हमारा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। जैसे हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपको पहले से आते हो, कुछ टॉपिक्स आपको बिल्कुल ना आते हो। तो उन टॉपिक्स पे जिन टॉपिक्स को आपको आता है उनका प्रैक्टिस कितना करना है, और जिनको नहीं आता, जो नहीं आता आपको, उनको कैसे पढ़ना है और कितना टाइम देना है, वो सब आज से ही डिसाइड होगा। तो आज आप पूरा यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है हमको आने वाले समय में, है ना। तो सारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, पिछले साल क्या ज़्यादा पूछा गया, इस साल क्या कम पूछा गया, वो सब चीज़ें एक बार हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज ये फटाफट, है ना, शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं दूसरा जनरल मैथ्स में बच्चे दूसरा, और ये तो हमने भी बता ही दिया कि 3 पार्ट्स होते हैं जनरल टेस्ट में, जनरल मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। इसको बताने की जरूरत नहीं, आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स बच्चे बेसिकली देखा जाए तो आपके एग्जाम या जो मैं कहूँ सिलेबस है जो आपके एनटीए ने दिया हुआ, उसमें बेसिकली मेंशन होता है कि 6 to 8 जो आपकी बेसिक एलिमेंट्री मैथ होता है वही पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको मैथ्स प्रॉपर पूछा जाता है। मैथ्स में बच्चे हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, सबको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं आप। एक होता है बच्चे जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं, एक पता है जिसमें अलजेब्रिक वैल्यू होते हैं, या एडवांस मैथ जिसको हम बोलते हैं। एडवांस मैथ में आपके ज्योमेट्री वाले पार्ट भी आ जाते हैं। तो हमारे पास जनरल मैथ में 2 पार्ट्स होगा, एक अर्थमेटिक, एक एडवांस मैथ। सबको पता होगा, नहीं पता है तो आज जान लेंगे। तो बच्चे हम पहले बात करते हैं अर्थमेटिक में क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाला है, इंपॉर्टेंट इसलिए कि वो पूरे मैथ्स का फाउंडेशन बोला जाता है। किसको? नंबर्स को। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बच्चे, इसमें कई सारे टॉपिक्स, हमारे सब टॉपिक्स होते हैं इसके। जैसे मैं बात करूं आपसे कि नंबर सिस्टम की अगर बात करूं तो नंबर सिस्टम में आपने बचपन में पढ़ा होगा नंबर्स के बारे में। जैसे आप पढ़े होंगे नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, जिसको हिंदी में बोले प्राकृतिक संख्या। नंबर्स में क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। और क्या पढ़ा होगा आपने? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब चीज़ें पढ़ी है ना। तो वही सब चीज़ें, है ना। तो वो सब पार्ट्स आ जाते हैं यहाँ पर। पहले उनके बारे में बेसिक जो हमारा बचपन का मैथ्स होता है, पहले हम उनको जानते हैं, है ना, नंबर्स में। फिर उसके बाद बच्चा होता है हमारे पास डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जो दशमलव भिन्न आपने पढ़ा होगा बचपन में कि डेसिमल क्या होता है ना, ऐसा कुछ पढ़ा था कि 0.2 या 2.3 ऐसा कुछ लिखा हो, इसको ही तो दशमलव बोलते थे, है ना। तो ये दशमलव है। अभी हम बेसिक बस पार्ट्स के बारे में जाने, टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। अभी डिटेल डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे, पढ़ना तो हमें अलग, यहाँ बस जानना है क्या क्या पूछा जाएगा। डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, है ना। डिविजिबिलिटी एंड रिमाइंडर, जैसे मैं कुछ दे दूँ कि आपसे कि मैं पूछूँ 25 किससे कटता है? 5 से कटता है, पता है, छोटा सा नंबर है 25, तो सबको पता है। लेकिन अगर मैं पूछ दूँ यही चीज़ कि 5 2 3 4 5, मैंने ऐसे लिख दिया कि 5 2 3 4 6, क्या यार 11 से कटता है या नहीं, क्या यार 12 से कटता है नहीं, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तीसरा हमारा है बच्चे यूनिट डिजिट्स एंड फैक्टर्स। ये पूछा नहीं जाता आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा, बस इसको हम इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन इसको हमें इसलिए पढ़ना बस है कि हम इसको इसलिए जानेंगे कि जैसे क्या होता है ना, कई बार ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन होता है। ऑप्शन एलिमिनेशन हम बाद में समझाएंगे आपको कि वहाँ पर क्या होता है, तो हम यूनिट डिजिट से क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो ये टॉपिक हो गया। तीसरा एलसीएम एचसीएफ, जो सबको पता होगा, सबको एलसीएम एचसीएफ तो सबको पता है, बचपन में पढ़ा है। लस मस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। इससे एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही है। अगर आप सब में बैठते हैं तो इससे आसान सा क्वेश्चन आएगा, है ना, लस मस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर्स का, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इससे एक क्वेश्चन आना ही है। तीसरा, अब हमारे पास पावर एंड सर्ट्स, हम कह सकते हैं सर पावर एंड सर्ट्स क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन। इससे भी एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो देखो कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन जिसको बोलते हो, सिंप्लीफिकेशन में नॉर्मल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा बचपन में, बोर्ड मास इसी का पार्ट है, बोर्ड मास भी, है ना। बोर्ड मास जो आपको नीचे लिखा हुआ है, बोर्ड मास, बोर्ड मास मतलब समझते हो, बचपन में आपने पढ़ा था भागु जोग, हिंदी वाले भागु जोग, या बोर्ड मास हमने क्या पढ़ा है बच्चे कि ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं फिर डिवीजन सॉल्व करते हैं, याद है कुछ?
ऑफ बी वर्ड मास बी ब्रैकेट ओ टी, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक्स, तो इसमें से देखो अब नंबर सिस्टम इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आने का संभावना होता है सबसे ज़्यादा, दूसरा यहाँ से, और तीसरा ये एक इंपॉर्टेंट, अरे एपीजीपी ये देखो छूट गया, एपीजीपीएचपी एक क्वेश्चन इससे 3 और ये 4, ये दोनों मिला के 4, मतलब 4 क्वेश्चन मैक्सिमम इसमें से आने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि 4 क्वेश्चन तो आएंगे। तो ये नंबर सिस्टम एक बड़ा सा टॉपिक है जिसमें हमको पढ़ना सारा कुछ है, भले क्वेश्चन किसी से आए, लेकिन ये पढ़ना इसलिए कि ये सारे अगर आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं तो आगे का मैथ्स आपके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि 50% मैथ की जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना, यहाँ से बन जाती है, और आने वाला 50% जो है आपका परसेंटेज से बन जाएगा, है ना। तो ये आपका टॉपिक मेजर टॉपिक है। तो इसको आप कहेंगे सर नंबर सिस्टम से लगभग कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो 4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। अगला हमारे पास टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज बच्चे अगर मैं बोलूँ तो परसेंटेज से कोई बेसिकली परसेंटेज से ही क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं। परसेंटेज एक टॉपिक है, प्रतिशत, जिसको आपने पढ़ा होगा कि प्रतिशत ऐसे साइन होता है इसका। तो प्रतिशत से क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो प्रतिशत केवल एक से हम नहीं ले सकते हैं। प्रतिशत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एक टॉपिक होगा, पहले परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो भी परसेंटेज का ही पार्ट है। तीसरा SICI जिसको आप कहते हो ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज वाले पर टॉपिक। और चौथा हमारा पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी। जब हम कोई चीज़ शेयरिंग में, कोई जैसे बिजनेस ही आप शेयरिंग में स्टार्ट करोगे तो 10% आपने पैसे लगाए, 20% आपके मित्र ने लगाए, तो वैसे क्वेश्चन तो उसमें भी परसेंटेज का यूज है। तो परसेंटेज टॉपिक एक बहुत बड़ा ही टॉपिक है, और हम कहते हैं कि पूरा का पूरा अर्थमेटिक जो होता है, अगर किसी बच्चे ने बढ़िया से परसेंटेज पढ़ लिया तो उसको अर्थमेटिक मैथ्स में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक होता है आपके एग्जाम में तो होता है परसेंटेज। हमारे एग्जाम में नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप जाते हैं, अगर आपकी परसेंटेज पे समझ अच्छी है तो आप सारे क्वेश्चन वहाँ कर सकते हैं। तो परसेंटेज आपके लिए बहुत ही मेजर टॉपिक है, आज के लिए भी, आज के आने वाले समय में, या डेली लाइफ में भी परसेंटेज का बहुत यूज है ना। तो परसेंटेज से अगर मैं बोलूँ तो इन सारे टॉपिक को मिला के तो SICI से एक टॉपिक पक्का आना है, प्रॉफिट एंड लॉस से एक, कभी कभी 2 भी आ जाता है, इस बार 2 आया था शायद, और इससे भी एक टॉपिक, एक क्वेश्चन आता है। और ये परसेंटेज का क्वेश्चन हो सकता है कि आए भी एक या नहीं भी आए, तो एक इससे भी। तो हम कह सकते हैं कि इन चारों टॉपिकों को मिला के अगर मैं बात करूं, परसेंटेज का पूरा मेजर टॉपिक है, तो इनसे 4 क्वेश्चन आते हैं, एक सबसे आ जाते हैं 4 क्वेश्चन, 4 और 4 8 क्वेश्चन हो गए। अगला बच्चा हमारे पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब कहोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो एक छोटा सा टॉपिक है सर, हाँ टॉपिक छोटा सा है, लेकिन इसका यूज परसेंटेज में भी होता है। अभी हम परसेंटेज जब पढ़ना चालू करेंगे तो वहाँ भी देखेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यूज हम यूज करेंगे। क्योंकि परसेंटेज को, जैसे मैं कहूँ एक एग्जांपल के थ्रू, कि 20% बच्चा ना, अगर मैं आपसे कहता हूँ कभी निकालने के लिए कि 20% की वैल्यू क्या होगी, तो कहोगे 20% मतलब सर परसेंट का मीन होता है 100, 1/100। तो 20 इंटू परसेंट अगर कभी भी लिखा हो ना तो उसका मतलब इंटू में 1/100 लिख दो, या 100 से डिवाइड कर दो, तो 20/100। अब ध्यान से देखिए, तो ये एक रेशियो नहीं बन गया 20/100, या मैं इसको और छोटा करना चाहूँ तो 1/5, ये एक रेशियो नहीं बन गया 1/5, ये एक रेशियो ही तो बन गया भाई 1/5। तो मैंने कहा परसेंटेज जो है आपका वो रेशियो ही तो है सर, रेशियो। तो मैंने कहा रेशियो जो है वो भी एक टॉपिक है, ये परसेंटेज का ही टॉपिक है, या मैं कह सकता हूँ रेशियो का अलग टॉपिक है, लेकिन परसेंटेज में भी रेशियो का यूज होता है ना। तो रेशियो एक टॉपिक हो गया। इसमें बच्चे 3 टॉपिक्स हमारे पास हैं। रेशियो से क्वेश्चन जो बनते हैं 3 टॉपिक्स के बनते हैं। पहला तो रेशियो का खुद का रहेगा एक, और दूसरा मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो आपने पढ़ा होगा कभी कभी कि पानी है, दूध है, बर्तन में रखा हुआ है, कंटेनर में रखा हुआ है, उसमें हम कुछ मिक्स कर रहे हैं, मिक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। तो वो वाला कुछ टॉपिक इसी का पार्ट है रेशियो का ही। और एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं कि आज अगर आपकी एज 10 साल है, या आज आपके और आपके पिताजी के एज की रेशियो जो दिया है, इनके बीच में 2:3 का रेशियो है, 2:3 है, लेकिन आज के 10 साल बाद यही एज का रेशियो जो हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो रेशियो से ही रिलेटेड वो क्वेश्चन होते हैं जो एज में भी पूछे जाते हैं। एज मतलब जो उम्र वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो वो भी यहाँ पे आता है। अब इनमें बोलूँ बच्चे, तो एक क्वेश्चन इससे या इससे दोनों से मिला के आता है, और एक क्वेश्चन ये एज वाला होता है, ये फिक्स होते हैं। तो इससे 2 क्वेश्चन आने की संभावना या प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं है ना। बार बार मैं बोल रहा हूँ संभावना या प्रोबेबिलिटी भी एक टॉपिक आपका है जो आगे भी बात करेंगे, है ना। अगला टॉपिक हमारे पास से बड़ा ही सिंपल सा इजी सा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में बच्चे 3 टॉपिक्स होते हैं हमारे, 3 सब टॉपिक्स। पहला तो टाइम एंड वर्क। जैसे मैं कह दूँ आपसे कि आपको अगर 1 घंटे में आप 2 चैप्टर पढ़ पाते हैं, तो बताइए कि 2 घंटे में आप कितना चैप्टर पढ़ पाएंगे। तो कहेंगे सर 4 चैप्टर पढ़ पाएंगे।
ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे इसमें भी। अब इसमें हो सकता है ऐसा नहीं कि इतना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें होगा कि 2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, तो मिल के काम कर रहे हैं, कोई इंडिविजुअली काम कर रहा है, अकेले, दुकेले, टिकेले कह सकता है ना। ऐसे पाइप एंड सिस्टम इसी का भाई है, ये भी इसी का एक छोटा भाई कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे टाइम एंड वर्क में हम मेंस और वुमेन्स और चिल्ड्रंस की बात करेंगे कि मेन काम कर रहा है, वुमेन काम कर रही है, बच्चा काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पाइप एंड सिस्टम में क्या होगा, एक पाइप टंकी में लगा होगा या 2 पाइप टंकी में लगा होगा, नल लगे होंगे जहाँ से पानी निकाला जा रहा होगा, भरा जा रहा होगा, उस पर क्वेश्चन है ना। अगला बच्चे हमारे पास वर्क एंड वेजेज। अब बच्चे टाइम एंड वर्क का ही पार्ट ये भी है कि जब आप टाइम, अगर मैं बोलूँ कि 8 घंटे आप वर्क करते हो कहीं पर एक दिन, तो आपको कुछ मजदूरी मिलती है ना भाई, दिन भर की दिहाड़ी कुछ मिलती है ना, तो वर्क एंड वेजेज भी इसी का पार्ट है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन तीनों को मिला के अगर मैं कहूँ तो 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये बहुत ही ईजी टॉपिक है। आने वाले समय में अगर आप आगे चल के और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे भी ये बड़ा यूजफुल होगा, है ना। तो 1 से 2 क्वेश्चन आएगा बच्चा इससे। और टाइम एंड वर्क, समय और कार्य इसका नाम है। अगला टॉपिक हमारे पास है स्पीड टाइम डिस्टेंस। सबको ये बड़ा ही टफ टॉपिक, मैं कहूँ अर्थमेटिक का सबसे टफेस्ट टॉपिक कोई है। कहोगे सर कैसे? बच्चे इसमें स्पीड टाइम डिस्टेंस की अगर बात करूँ मैं, तो एक छोटा सा फार्मूला आपने बचपन से पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसा कुछ फार्मूला पढ़ा है कि चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय, पढ़ा है ना। तो बस उसी एक टॉपिक, उसी एक फार्मूले पे ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। पहला स्पीड टाइम डिस्टेंस का नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देगा, दूसरा बच्चे आपसे ट्रेन का क्वेश्चन पूछ सकता है, और तीसरा बोर्ड का क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हमेशा, हो सकता है तीनों टॉपिक से पूछ दे या किन्हीं 2 टॉपिक से पूछ देगा इनमें से, है ना। स्पीड टाइम डिस्टेंस में केवल एक ही फॉर्मूले का यूज होता है, लेकिन फिर भी ये टफेस्ट टॉपिक क्यों है सर? क्योंकि भाई इन्हीं फॉर्मूले में से किसी एक को वो कांस्टेंट कर देगा, किसी 2 को वेरिएबल कर देगा, या किसी 2 को कांस्टेंट करके 1 को वेरिएबल कर देगा। मतलब सर इसी को घुमा फिरा के वो घुमाएगा आपको, और इसी एक फॉर्मूले को हम नहीं सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि सर थोड़ा सा इसके लैंग्वेज जो होता है, लैंग्वेज से क्वेश्चन को थोड़ा बहुत इधर उधर किया जा सकता है। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन आता है, और थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल इसलिए हो जाता है कि हम जो है ना, एक ही फॉर्मूला होता है, इसमें बार बार यूज करने में कन्फ्यूज जाते हैं। कभी स्पीड को डिस्टेंस से, डिस्टेंस को टाइम से कन्वर्ट करना होता है, और इसमें यूनिट कन्वर्जन सबसे बड़ा होता है। जैसे मैंने कहा स्पीड, अगर मैं कहता हूँ आप बाइक चलाते हो तो क्या करते हो, मैं 60 किलोमीटर पर आवर जा रहा हूँ। हो सकता है इसी स्पीड के यूनिट को वो मीटर पर सेकेंड में आपसे पूछ ले, है ना। तो यूनिट कन्वर्जन इसमें मेन होता है ना। और दूसरा एक होता है इसमें रिलेटिव स्पीड। अगर मैं बात करूँ स्पीड टाइम डिस्टेंस में एक टॉपिक होता है रिलेटिव स्पीड, कि जब 2 लोगों के आपस के स्पीड्स को कंपेयर किया जाए। जैसे मैं कहूँ आप और आपका मित्र दोनों ऐसे सामने से आ रहे हैं तो भिड़ जाएंगे ना। तो ऐसे ही मैं कहूँ 2 ट्रेन अगर सामने से आ रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड का वहाँ पे यूज होता है। वो हम टॉपिक्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत मेजर टॉपिक है। तो मैंने कहा सर इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, अभी तक के जो ट्रेंड है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। अगला टॉपिक है एवरेज एंड स्टैटिक्स। एवरेज एंड स्टैटिक्स एक साथ क्यों रखा गया? एवरेज बच्चा आपका होता है, जैसे मैं कह दूं कि आप 5 दोस्त हो, पांचों के पास मान लो एक के पास 10 रुपये, एक के पास 20 रुपये, एक के पास 30 रुपये, एक के पास 40 रुपये, एक के पास 50 रुपये है। तो मैंने कहा पांचों का पैसा मिला के सब में बराबर बराबर बांट दो, तो सबको एक एवरेज पैसा ही तो बांटोगे, सबको बराबर बांटोगे। तो एवरेज मतलब होता है बच्चे जब किसी भी चीज़ को इक्वल कर दिया जाए, इक्वली सब में बांट दिया जाए, है ना, इक्वली सब में बांट दिया जाए, एवरेज। तो एवरेज एक टॉपिक हो गया। स्टैटिक्स एक अलग टॉपिक है बच्चे। जैसे मैंने पढ़ा होगा अपने बचपन में मीन मीडियन मोड, या हिंदी बोर्ड वाले बच्चे माध्य माध्यिका और बहुलक के बारे में सुना होगा, उनके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे क्लास में। तो इन दोनों से मिला के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, और बड़ा ही आसान टॉपिक है, बहुत ही मैथ का सबसे आसान टॉपिक यही है। कौन सा? स्टैटिस्टिक्स, है ना। टाइम एंड वर्क और ये दोनों बड़ा ही आसान है। चलते हैं अगला आते हैं सर, ये तो अर्थमेटिक हो गया। तो देखा जाए तो अर्थमेटिक से हमें लगभग कितने क्वेश्चन मिलते हैं सर? 2, 3, 5, 1, 6, मान लो एक ही मान उससे 6, और कहाँ गया 2, 8, 8, 4, 12, और 12, 4, 16 क्वेश्चन। अब मैंने ये रफ डाटा दिया है भाई कि 16 क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं। अब चलते हैं सर आगे, आगे कौन कौन से टॉपिक रह गए? 16 क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है 12 ही पूछे, जरूरी नहीं कि 16 आएगा। मैंने एक रफ डेटा लिया कि भाई इतना हो सकता है। चलो अब आते हैं बच्चे एडवांस मैथ पे। ये तो अर्थमेटिक की बात थी, एडवांस मैथ पे आते हैं। एडवांस मैथ का नाम सुनते हैं ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हाई फाई आने वाला है। हम कहते हैं अर्थमेटिक में तो आप थोड़ी बहुत गलतियां करने के चांसेस होती हैं। देखो एडवांस मैथ थोड़ा सा क्या होता है, पढ़ते टाइम आपको ध्यान देना होगा, एग्जाम में वो आपसे बड़ा आसान होगा।
अर्थमेटिक मैथ पढ़ते टाइम आप थोड़ा सा कम ध्यान देंगे तो भी आप कैलकुलेट, क्योंकि उसमें क्या होता है, अर्थमेटिक में केवल कैलकुलेशन होता है, जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन है उतना अच्छा आप क्वेश्चन करेंगे। एडवांस मैथ में क्या होता है, थोड़ा सा आपको शुरू में फॉर्मूलों को याद करना होगा, थोड़ी सी चीज़ों को समझना होगा, लेकिन एग्जाम में गलत होने का चांसेस सबसे ज़्यादा किसी क्वेश्चन के होते हैं तो एडवांस मैथ के। अर्थमेटिक का कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है, वहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। एडवांस में अगर आपको फार्मूला याद है कि ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो वो एग्जाम में जाके चेंज नहीं हो जाएगा, तो वो आसान होता है। लेकिन बच्चे इससे ज़्यादा डरते हैं और उससे कम डरते हैं। चलिए, डरते हैं कोई बात नहीं, उसका डर हम दूर करेंगे क्लास में। अब बच्चे बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक होगा अलजेब्रा। अलजेब्रा से बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, टॉपिक इतना बड़ा है लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी हम कहते हैं 2022-23 ले दिया जाए तो एक आधी बार ऐसा हुआ होगा कि 2 क्वेश्चन पूछा गया होगा, नहीं तो हर बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया। और इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं। एक पॉलिनोमियल, मतलब सर सीधे हम बोले तो बहुपद, जैसे बचपन में आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण पढ़ा होगा ना, वो वाला टॉपिक। और दूसरा बच्चे फॉर्मूला, आपने ऐसे कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं क्या, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है सर, पढ़ा है ना सर, तो यही सब फॉर्मूले की यूज है ना। अब मैं कहूँ तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण आपने पढ़ा होगा ax² + bx + c करके = 0, है ना। द्विघात समीकरण मतलब जिसके मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है, 2, घात कितना हो सकता है, 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या पूछे जाते हैं सर, जैसे मैं बोलूँ कि रूट्स के बारे में सुना है, मूलों की संख्या, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, मूलों की संख्या, या मैं कहूँ इसको रूट्स, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे रूट्स, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इक्वेशंस ऑफ रूट्स, इक्वेशन के रूट्स, ऐसे निकालने के लिए क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इनसे एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम पे, कभी कभार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। ठीक है, हो गया। अगला ज्योमेट्री एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक कह सकते हैं। ज्योमेट्री में हमको बेसिकली मेनली मेंसुरेशन पे ज़्यादा फोकस करना है और थोड़ा सा ज्योमेट्री का पार्ट, लाइन्स एंड एंगल्स आपको दिख रहा है। इतने टॉपिक्स हैं ज्योमेट्री में, आपको सारे पढ़ाए जाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। और ज्योमेट्री में जो फॉर्मूले हैं थोड़े से आपको मेमोराइज करने होंगे, ये मैंने पहले ही बता दिया, है ना। तो ज्योमेट्री में ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन, मेंसुरेशन 2D एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में एक बात अभी हम आपको बताएंगे, अभी होल्ड पे रखिएगा। तो बच्चे इतने टॉपिक्स पूछे जाएंगे, मेंसुरेशन 2D 3D, जिसमें से मेजर टॉपिक्स अगर मैं बोलूँ तो जैसे सर्कल को पढ़ लेना थोड़ा अच्छे से, क्वाड्रिलेटरल को पढ़ लेना है, ट्रायंगल को पढ़ लेना है, और ये मेंसुरेशन 3D 2D और पॉलीगन से भी इस बार क्वेश्चन आए थे 2-3 बार से। मैंने कहा तो सर सारे ही तो मेजर हो गए, तो हाँ भाई सारे मेजर हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है यहीं से बनने हैं और 5 से 6 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर एक टॉपिक से भी एक क्वेश्चन पूछ दिया तो 5-6 क्वेश्चन तो हो जाएगा कि नहीं, कहोगे हाँ सर। तो मैंने कहा सर कि अब ट्रायंगल आपने पढ़ा, ट्रायंगल आपने बचपन में पढ़ा होगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब सर वो रेक्टेंगल, स्क्वायर, 4 भुजाओं वाले, 4 साइड्स वाले। पॉलीगन मतलब जिनके बहुत सारे साइड्स हो, ऐसे से जो क्लोज्ड हो, बाद में बात करेंगे। मेंसुरेशन 2D मतलब क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, सर्कल की बात कर रहा है। और 3D का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा सिलेंडर। 3D का मतलब क्या, सिलेंडर के बारे में पढ़ा है, बेलन, कोन, शंकु, या मैं कहूँ स्फीयर मतलब गोला, है ना। ये सब के बारे में, गोला मतलब बर्फ वाला गोला नहीं, गोला जो हम लोग पढ़ते थे, है ना। इन पे आपने छोटे छोटे ऐसे फॉर्मूले पढ़े होंगे। अगर मैं पूछ दूँ सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है तो आपको याद होगा πr²। ऐसा बचपन में कुछ पढ़ा था ना सर, हाँ। तो बच्चे सर्कल का एरिया में पूछ दूँ तो क्या होता है πr²। ऐसे में पूछ दूँ कि सर जो हमारा ये कोन होता है, कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, तो मैं कहूँगा πrl। ऐसा छोटा छोटा फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं तो पढ़ाने के लिए पढ़ाऊँगा, है ना। तो ये सब बेसिक से क्वेश्चन इस पर आएंगे, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चे पिछले साल इसको ऐड किया गया, पिछले साल इससे क्वेश्चन आए थे, इस साल आए ही नहीं। आए थे पिछले साल इससे क्वेश्चन, लेकिन इस साल नहीं आए। क्यों नहीं आए अब ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि सर एक ही शिफ्ट इस बार हुआ। देखो, एक शिफ्ट होने से एक फ़ायदा भी होता है कि एक शिफ्ट होने से बाद जो एग्जामिनर के पास होता है बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शन नहीं होते हैं। जब आपका ऑनलाइन एग्जाम होता था तब आपके पास, ये एग्जामिनर के पास एक ऑप्शन था कि वो हर शिफ्ट में अलग अलग टॉपिक से पूछ सकता है। लेकिन जब एक ही शिफ्ट में, तो उसमें मेजर टॉपिक ही पूछने में उसके टाइम बीत जा रहे हैं, उसके सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं। उसको 20 ही क्वेश्चन पूछना है तो 20 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक ले लेगा। हाँ, लेकिन अगर वही कई शिफ्ट में लेता है तो हर शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता था। तो वहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को उसने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इस बार क्वेश्चन नहीं आए इससे।
है ना। तो ऐसा नहीं कि अगली बार भी नहीं आएगा, आ सकता है अगली बार, कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐड किया गया था, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे बस हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना इसमें, ये नहीं कि बहुत डिटेल में पढ़ने लगे, नॉर्मल पढ़ेंगे क्योंकि पूछना होगा तो नॉर्मल ही पूछेगा, है ना। अब अगला हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ये तो भाई आता ही है। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे जो आपके प्रॉपर्टीज होते हैं, जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टाइन थीटा पढ़ा होगा आपने बचपन में, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ाएंगे। साइन थीटा कॉस थीटा टाइन थीटा पढ़ा होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल, वो सब छोटी मोटी चीज़ों पर। और दूसरा हमारा मेजर टॉपिक जो है हाइट एंड, ये तो पूछना ही है, हाइट एंड डिस्टेंस तो उसका फेवरेट टॉपिक है, हाइट एंड डिस्टेंस CUET का। तो हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी। जैसे मैं कह दूं ये एक मंदिर है बहुत बड़ा, मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है ना। अब झंडे पे से आप नीचे से झंडे को देख रहे हैं तो बताइए आपका एंगल, अगर वहाँ से एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, उन्नयन कोण अनुमान कोण बनाते हुए तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी झंडे की, या मैं झंडे से कितना दूर खड़ा हूँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। चलो अगला टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट टॉपिक हमारा प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज होता है, तो इसलिए इसको भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर हम बच्चे, जैसे मैं कह दूं कि 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। जैसे मैं कहता हूँ एक कॉइन उछालते हो तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50-50%। तो ये कैसे आपने किया, तो वो सब चीज़ें, है ना। चलो ये हो गया प्रोबेबिलिटी। अब बच्चे प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन एक आता है, पक्का है ना। चलो ज्योमेट्री में मेजर टॉपिक कौन से थे, इससे एक क्वेश्चन आता है हमेशा, इससे बच्चे लाइन एंड एंगल से एक क्वेश्चन आता है, उस पर कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल पे। कंप्लीमेंट्री एंगल या जिसको हम कोटि पूरक और समपूरक मतलब सप्लीमेंट्री एंगल, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपने, आई होप कि सबको समझ में आएगा क्या सिलेबस है, सिलेबस आपको समझ में आ चुका होगा। अब सिलेबस समझ में आ गया कि इतने टॉपिक्स पढ़ने, तो आपको देख के समझ में आएगा सर इसको तो पूरा मैथ ही पढ़ना है हमको, तो हाँ पढ़ना है, इसीलिए तो मैथ से डर लगता है। क्यों डर लगता है, नहीं तो छोटा मोटा कोई टॉपिक आता तो आप पढ़ नहीं लेते खुद से। तो इतने टॉपिक्स आने हैं आपको, और इतने आपको पढ़ने भी पड़ेंगे, है ना। अब आते हैं हम पढ़ेंगे कैसे सर, पढ़ेंगे कैसे, जैसे हम पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे कैसे, जैसे हम पढ़ाएंगे। अच्छा एक टॉपिक रह गया डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन एक टॉपिक आपका है, DI। इस बार इससे क्वेश्चन नहीं आए थे, पिछले साल खूब पूछे गए थे। DI के क्वेश्चन बच्चे कुछ अलग नहीं होते, आपने परसेंटेज टॉपिक पढ़ा है, रेशियो पढ़ा है, एवरेज पढ़ा है, इतने से DI के क्वेश्चन हो जाएंगे। DI के क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे टेबल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार ग्राफ इसको बोलते हैं। बार ग्राफ मतलब ऐसे बिल्डिंग फॉर्म में मैं कह दूं कि मान लो कि जनवरी में तुमने 2000 रुपये कमाए, फरवरी में तुमने 3000 रुपये कमाए, तो बताओ जनवरी से फरवरी में कितने हज़ार रुपये ज़्यादा कमाए तुमने, तो कहोगे 1000 रुपये ज़्यादा कमाए। या मैं पूछ दूँ परसेंटेज में कितना ज़्यादा कमाए, तो परसेंटेज में मैं कहूँ 2000 से 3000 कितना परसेंट ज़्यादा है, नहीं निकाल लोगे। ऐसे बच्चे इसको पाई चार्ट पे दिखा देगा कि बताओ कि 7% लोग सेब खाते हैं, एप्पल खाते हैं, 10% लोग ऑरेंज खाते हैं, ऐसा कुछ पूछ दें। अब मैं इससे बोल दिया कि टोटल यहाँ पे 10,000 लोग हैं, टोटल 10,000 लोग हैं, किसी शहर में टोटल 10,000 लोग हैं, जिसमें से 7% लोग एप्पल खाते हैं, 10% लोग ऑरेंज खाते हैं। तो मैंने कहा ये 10,000 लोग जो है ये टोटल लोग हैं, तो टोटल को मैं 100% मान सकता हूँ ना। तो एक पाई चार्ट में अगर मैं पूछूँ, एक पाई चार्ट अगर होता है बच्चे ना, तो इसका मतलब होता है 100%। या बच्चे इसी को मैं डिग्री में दिखाऊँ, एक होता है डिग्री टर्म होता है, डिग्री सेंट्रल डिग्री, जिसको आप सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं उसको, डिग्री टर्म बोलते हैं बच्चे। डिग्री क्या कहता है बच्चे, कोई भी सर्कल अगर मैं बोलूँ कितनी डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, तो मैं कह सकता हूँ सर कि ये जो पाई चार्ट है ज़रूरी नहीं कि आपको केवल परसेंटेज में दिया हो, डिग्री में भी दिया जा सकता है। तो ये चीज़ें हम डिटेल में डिस्कशन वहाँ पे करेंगे। अगला हमारा टॉपिक होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का ही जो टॉपिक है दूसरा, लाइन चार्ट पूछा जा सकता है। लाइन चार्ट पे पूछा, ऐसे इस पर कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, पढ़ाएंगे हम। लाइन चार्ट होता है और एक होता है टेबुलर चार्ट। जैसे मैंने दे दिया एक टेबल, अब मैं पूछ दूं कि बताओ कि एप्पल का इंडिया में 100, अगर मैंने कहा ये प्रोडक्शन दिया हुआ है कि 100 एप्पल बनते, 100 एप्पल के फ़ोन बनते हैं इंडिया में, तो उसी टाइम में बोलूँ चाइना में सैमसंग के फ़ोन कितने बनते, तो कहोगे 150। तो मैंने कहा इंडिया के एप्पल में और चाइना के वो सैमसंग के फ़ोन में रेशियो कितना है, तो कहोगे इंडिया में 100 बनता है एप्पल और चाइना में 150 बनता है। इनका रेशियो निकालना है सर, तो 50 से दोनों कटेंगे तो 2:3। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है। तो ये चार्ट वाले, ये हमारा DI हो गया, तो ये DI हमारा हो गया सर, है ना। तो इतने टॉपिक्स थे। अब इन सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा, एकदम चिंतित नहीं होने की जरूरत है कि सर इतने सारे टॉपिक है, बड़ा आसान है। मैथ कभी टफ नहीं होता है, मैथ टफ तब होता है जब आप प्रैक्टिस, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं ही अगर 4 महीने मैथ पढ़ाना छोड़ दूँ, लगाना छोड़ दूँ, तो मेरे लिए मैथ मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर प्रैक्टिस,
मैथ्स क्या होता है सर, केवल और केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, मतलब मैथ बिल्कुल आपकी गर्लफ्रेंड जैसा, जैसे जितना आप गर्लफ्रेंड को टाइम दोगे उतने दिन आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। जैसे ही आपने टाइम नहीं देना चालू किया, कोई और टाइम देने लगेगा और आपका रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। सेम लाइक मैथ, मैथ भी वैसा ही है भाई, जितना आप इसको टाइम देंगे उतना अच्छा आपको आंसर निकालने में लगेगा। अदरवाइज जैसे ही आप टाइम देना बंद करेंगे, वो भी आपको धोखा देगा और निकल जाएगा। सेम। चलो आओ अब बात करते हैं सर, ये तो हो गया हमारा टॉपिक। अब सर क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आते हैं, तो ये सब डेटा जो होते हैं ना, ये सब अगर मैं अभी मुझे बताना तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन ये डेटा कभी मायने नहीं रखते। जरूरी नहीं कि एग्जामिनर का मूड हो कि जैसे उसने 22 मई को, अगर ध्यान से देखा जाए कि नंबर सिस्टम में 4 क्वेश्चन उसने पूछा 22 मई को, लेकिन उसका मूड खराब था, उसने एक ही क्वेश्चन, ये दूसरे 23 मई को, 21 मई को एक क्वेश्चन पूछा, एक ही क्वेश्चन पूछा, या 30 मई को 0 क्वेश्चन पूछ दिए, तो क्या करोगे? अब पढ़ना छोड़ दोगे नंबर सिस्टम को? नहीं। तो ये डेटा बस आपको देखने के लिए दिया गया है। ये आप कहोगे सर ये 22 मई, इस बार तो एक ही शिफ्ट हुआ था और एक शिफ्ट और हुआ था, एक शिफ्ट का डाटा हमारे पास है, तो एक ही शिफ्ट हुआ था इस बार। तो भाई हमने कहा कि एक ही शिफ्ट से हम क्या डाटा आपको दिखाते हैं, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के हमको डाटा लेने पड़े, है ना। तो प्रीवियस ईयर में देखा हमने सर कि अभी ये 4 क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछा है, तो वेरी करते रहते हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट। अभी जैसे इस साल देखा तो नंबर सिस्टम में 3 क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है अगले साल एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है अगले साल 5 ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो वो सर डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पर, वो कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये डेटा आपको दिए गए, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और एक एवरेज आप देख सकते हैं कि हर शिफ्ट में यहाँ 20 क्वेश्चन आया, 21 क्वेश्चन आया, 20 आया, 22 आया, 20 आया, 19 आया, 18 आया, 17 आया, 23 आया। तो आप देख सकते हैं सर मिनिमम 17 से 18 क्वेश्चन तो आने ही हैं मैथ से, और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 23 तक भी आ सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर रहना है सर कि मैथ्स आपको पढ़ना ही होगा। तो 23 क्वेश्चन जब तब आए, तो अभी तो हो सकता है सर आप वाले में 17 आ जाए, या हो सकता है आप वाले में मैक्स बहुत ज़्यादा मिनिमम करेगा तो 15, जो कि कभी नहीं करेगा। 20 से 18, तो आपको ये मान के चलना है कि 18 से 22 के बीच में आपको मैथ्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो आपको पूरा प्रिपेयर रहना है उसके लिए। ऐसा नहीं कि सर मैथ छोड़ देंगे, रीजनिंग हो जाएगा। देखो कुछ बच्चे हमसे पिछली बार भी मिले तो वो बोलते थे कि सर रीजनिंग पढ़ लेंगे, जीएस पढ़ लेंगे, और जब जीएस का पेपर देने गए ना तो आके यहाँ पे उलट गए। क्यों उलट गए? कि जीएस में आया ही नहीं उनसे क्वेश्चन, और मैथ के सर क्वेश्चन जितने आए थे अगर वो उतना ट्राई किए होते तो अच्छे से आराम से लग जाते, है ना। जो क्लास का लेवल था उससे भी 50% डाउन क्वेश्चन थे, है ना। तो ऐसा नहीं था कि आपको केवल एक ही जीएस के भरोसे कभी जाना नहीं है। रीजनिंग और मैथ आपके 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा आपको स्कोर करा सकते हैं, रीजनिंग और मैथ। अगर इन 2 टॉपिक्स को आपने स्ट्रांग किया तो जीएस का, अगर जीएस ने आपको धोखा दिया भी तो भी आप अच्छा कर जाओगे, और नहीं दिया तो सर अच्छा तो करना ही है, क्योंकि मुझे मैथ भी आता है ना। तो दोनों को पढ़ना है सर। अब ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ये सब बातें सर किससे किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने जो लिखा है इनसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में पूछे ही जाएंगे, हर बार आपसे पूछे ही जाएंगे। तो ये सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। और हमारे पास अब कहते हैं पीवाईक्यू का कुछ एनालिसिस करा देते हैं। सर पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये देख लीजिए। ऐसे एपीजीपी से क्वेश्चन, एपी के क्वेश्चंस, फिर मैं कहूँ सर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं बोलूँ बच्चा किस टॉपिक का क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, फिर यहाँ पर पार्टनरशिप का क्वेश्चन। अब पार्टनरशिप में देखिए रेशियो का भी यूज है ना। तो ऐसे अब मैंने बोला बच्चा अगला हमारा टॉपिक है जैसे ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में देखो एक ट्रायंगल को भी यूज कर लिया इन्होंने, और ट्रायंगल को कई बार यूज किया, 2 ट्रायंगल 3 ट्रायंगल ऐसे यूज किया, तो ज्योमेट्री कर दिए। या मैं कह दूँ सर इसको अगर चारों को मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल भी बन जाएगा, लेकिन ये चारों साइड पता तो होनी चाहिए ना। ये सॉरी रेक्टेंगल नहीं, एक क्वाड्रेटल बन जाएगा, लेकिन चारों पता तो होनी चाहिए तभी तो देखा हमने सर ट्रायंगल्स 2 ट्रायंगल हैं, या एक क्या है, चतुर्भुज है, क्वाड्रेटल है। अगला ऐसे ही ये सर इस साल का क्वेश्चन नहीं, ये वाला पीवाईक्यू क्वेश्चन इस साल का नहीं है। ये क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो इस साल नहीं पूछा गया था, पिछले साल पूछा गया था, इस साल नहीं पूछा गया, लेकिन हमने रखा है क्योंकि पढ़ाऊंगा तो मैं इस साल भी, है ना। क्योंकि हो सकता है सर पिछले साल नहीं पूछा, लेकिन जब इसने पूछा है प्रीवियस ईयर्स में तो इस बार भी पूछा जा सकता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोट का क्वेश्चन है। बोट मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है स्पीड, वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा है भाई, ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। अगला हमारे पास एलसीएम एचसीएफ का एक छोटा सा चार्ट है, वो है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने ये आपको बस दिखाने के लिए दिखाया कि देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी के मन में डाउट्स हो कि नहीं सर आसान क्वेश्चन से भी हो जाएगा, तो ऐसे कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि आसान क्वेश्चन से हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो आई होप कि अब आपको इस पेपर की इंटेंसिटी का पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है ना। तो वो सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और आगे की चीज़ों को क्लियर करने के लिए हम क्लास में आपको मिलेंगे ही। आपको मेरे बारे में जानना हो तो आप हमसे
यूट्यूब पे जाकर हमारे प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं कि कैसा या क्या रिव्यू रहा है, कैसे क्वेश्चंस रहे, कैसे कराए गए, कैसे एग्जाम में आए गए। आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि क्या जो पढ़ाया जाता है वही आता है या कुछ अलग भी आता है या उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है ना। वो सारी चीज़ों का आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी और चीज़ों के लिए जुड़िए हमसे हमारे ऐप पर मालवी एकेडमी के, है ना। तो मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए।